नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 111वां और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 14वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पंचायती राज के बारे में। तो ये जो टॉपिक है पंचायती राज, इससे पिछले वर्षों में आप देखेंगे तो भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं गलत न हूं तो इंडियन पॉलिटी में जितने प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उतने प्रश्न किसी और टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं। और साथ ही साथ कोई ऐसा टॉपिक मुझे बताना हो कि इंडियन पॉलिटी से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे कि पक्का हो कि 2 प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो मैं कहूंगा कि वो टॉपिक है पंचायती राज। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, उसमें आप देखेंगे तो मिनिमम 2 प्रश्न आपको पंचायती राज व्यवस्था से जरूर देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम की बात करें तो कभी कभी 4 प्रश्न आपको केवल इस एक टॉपिक पंचायती राज से देखने को मिलते हैं। इसलिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ठीक प्रकार से एक एक फैक्ट को बताऊं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताऊं और ठीक प्रकार से सारी चीजें आपको समझाऊं। और मैं यही आशा आपसे कर रहा हूं कि मेरे साथ एक क्रम से सभी चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा यह प्रयास आपको जैसा भी लगे, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए हमने एक वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपको 7000 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल दिया जाता है। पहले तो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है, फिर उन क्वेश्चंस को टीचर के द्वारा वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से भी सॉल्व कराया जाता है और पीडीएफ के माध्यम से आपको सॉल्व दिया जाता है। तो इस तरीके से 7000 प्रश्न जो आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं उससे आपको कवर कराया जाता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो 9506-742 और 546 या 6307-495 और 944 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे वीडियो टेस्ट लिख करके, तो इस टेस्ट से जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन है जुड़ी हुई वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेस्ट की। अब हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और एक क्रम से सभी चीजों को समझना हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हम पंचायतों को भी डिस्कस करेंगे और नगर पालिकाओं को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करें। तो देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे आ गया है पंचायती राज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियां। तो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियों को तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से आशय क्या है, यानी पंचायती राज से हमारा क्या आशय है। तो अगर पंचायती राज से हमारा क्या आशय है ये पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से हमारा आशय है स्थानीय स्वशासन से। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से हमारा आशय है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन से हमारा क्या आशय है? तो स्थानीय स्वशासन से हमारा आशय यही है कि ऐसा शासन जो गांव स्तर का हो, ऐसा शासन जो ब्लॉक स्तर का हो, ऐसा शासन जो जिले स्तर का हो। तो पंचायती राज से हमारा आशय स्थानीय स्वशासन से है, और स्थानीय स्वशासन का अर्थ हमारे लिए है कि ऐसा शासन जो गांव स्तर का हो, ऐसा शासन जो प्रखंड स्तर का हो और ऐसा शासन जो जिले स्तर का हो।
और जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार, यानी स्थानीय स्वशासन से हमारा आशय यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम लोगों के हाथों में कर दे। तो अभी क्या है, तो अभी व्यवस्था यह है कि हमारे वोट से चुन करके एमएलए जाते हैं, हमारे वोट से चुन के एमपी जाते हैं, तो एमपी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक मंत्री परिषद बनाती है, कैबिनेट का गठन करती है, उसके माध्यम से हमारे ऊपर शासन किया जाता है या हमारे लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक यही व्यवस्था राज्यों में है, तो राज्य में एमएलए जाएंगे, एमएलए जो है चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे, तो इस तरीके से। लेकिन स्थानीय स्वशासन से हमारा आशय यह है कि ऐसा शासन हो जो स्थानीय स्तर पर हो, और जो मैंने कहा कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार वो आम नागरिकों के हाथ में कर दे। तो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा का मतलब क्या है कि भाई इस ग्राम सभा में जो लोग वोटर्स हैं, यानी जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं, और वो सब मिल करके बैठेंगे और वो ये तय करेंगे कि हमारे गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इसकी वो व्यवस्था कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि हमने राजनीतिक शक्ति आम लोगों के हाथ में पकड़ा दी। अभी तो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, हम जानते हैं, ग्रामों में प्रधान हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, तो अब उस तरीके से तो वो व्यवस्था संचालित नहीं होती है, आपको भी पता है। लेकिन इसके मूल में क्या है कि भाई गांव स्तर की व्यवस्था है, तो उसको लखनऊ से बैठ करके कोई कैसे देखेगा, दिल्ली से बैठ करके कोई कैसे देखेगा, और क्यों देखना चाहिए भी, अगर उसको दिख भी रहा है ड्रोन से ठीक प्रकार से कि किस गांव में क्या व्यवस्था नहीं, तो उसको देखना भी क्यों चाहिए। भाई यहां एक अथॉरिटी हो ना, गांव में एक अथॉरिटी हो, और गांव में अथॉरिटी का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अथॉरिटी हो, बाकी पूरा गांव ही अथॉरिटी हो। तो ग्राम सभा की मीटिंग होगी और क्या क्या गांव में काम करना है वो कर लें। तो हमने क्या कहा कि जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम नागरिकों के हाथों में कर दे, और उस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके वो स्थानीय जो उनकी समस्याएं हैं, जो स्थानीय उनकी व्यवस्था है, जो उनकी स्थानीय स्तर पर दिक्कतें हैं, उनका निराकरण वो स्थानीय स्तर पे कर ले। तो गांव के स्तर पर उनको कोई समस्या है तो उसका हल वो स्वयं गांव के स्तर पे ही कर लें, उसके ऊपर उनको देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये व्यवस्था। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के दो आदर्श बताए जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के दो आदर्श हैं। पहला क्या है, यानी हमने पंचायती राज व्यवस्था को क्यों अडॉप्ट किया, यानी हमने जो है स्थानीय स्वशासन को क्यों अडॉप्ट किया। हम जान ही रहे हैं कि भाई सरकार के दो पद सोपान हमें दिखते हैं भारत में। पहला क्या है, तो पहला केंद्र की सरकार है, दूसरा राज्यों की सरकार है। यह भी आपसे पूछेगा तृतीय तल, शासन का तृतीय तल। दो तल तो हम जानते हैं, एक केंद्रीय तल है, एक प्रांतीय तल है, लेकिन यह तीसरा तल इसको कहा गया स्थानीय स्वशासन को। तो कहने का मतलब है कि जब दो ठो सरकार है ही पहले से, राज्य में भी है केंद्र में भी है, तो हमें स्थानीय स्तर पे क्यों सरकार चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने के पीछे पहला, यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल आदर्श है उसे हम क्या कहेंगे, पहला मूल आदर्श है, मुख्य मूल आधार है इसका विकेंद्रित शासन व्यवस्था। तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, विकेंद्रित शासन व्यवस्था, यानी शासन को विकेंद्रित करिए, शासन को नीचे तक लेकर के आइए। तो पहला क्या है, आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का आदर्श क्या है या पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो स्पष्ट आप कहेंगे विकेंद्रित शासन व्यवस्था। और दूसरा पूछा जाएगा कि दूसरा आदर्श क्या है, तो आप कहेंगे कि दूसरा आदर्श है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हो रही, यानी लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी हो। तो पहला विकेंद्रित शासन व्यवस्था हो और दूसरा लोकतंत्र सहभागिता वाला होना चाहिए, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इनके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, तो विकेंद्रित शासन व्यवस्था होना चाहिए, सहभागी लोकतंत्र होना चाहिए। तो इससे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के हाथों में, अधिक से अधिक लोगों के हाथों में अधिक से अधिक
करीब उनके पास शासन को पहुंचाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों के हाथों में, अधिक से अधिक लोगों के पास करीब शासन को पहुंचाया जा सके। तो यह है पंचायती राज व्यवस्था। अब अगर पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को हम देखें तो हमें क्या दिखता है कि हमें दिखता है कि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य में भी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां थी। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों को हम देखें तो चोल साम्राज्य को हम देखें, विजयनगर साम्राज्य को देखें तो वहां भी हमको दिखता है। और इसके अलावा जो प्राचीन भारत के गांवों का स्वरूप था और जिसे हमारे उम्र के भी लोगों ने देखा होगा, जो एकदम शहरों के पास मॉडर्न गांवों में रहे होंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ठीक ठाक शहरों से दूर रहने वाले, थोड़ा सा पिछड़े हुए गांवों में मेरे उम्र के लोग रहे होंगे या समझते होंगे चीजों को, जाते होंगे तो उनको यह आइडिया स्पष्ट रूप से होगा कि ग्राम का जो ताना बाना था भारत में वो आत्मनिर्भर था। तो किस स्तर पे आत्मनिर्भर था? तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर था, राजनीतिक रूप से निर्भर था। तो अगर गांव में झगड़ा हुआ तो झगड़े को कौन सुलझाएगा? तो कहेंगे कि पंच आएंगे, उसी से तो पंचायती राज निकला है। पंच यानी 5 लोग, तो पंच आएंगे। तो पंच कौन है? तो उसी गांव का है, या जो 20, 25, 50 गांव के समूह में से 5 लोग आ गए तो वही निर्णय हो जाएगा। आपको जूता सिलवाना है तो गांव में ही मोची है, लोहे का काम करना है तो लोहार गांव में ही है, आपको बाल कटवाना है, शेविंग करवाना है तो नाई गांव में ही है। यानी कुल मिलाकर के अगर गांवों के स्वरूप को देखें तो सरकार के इतर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर रहे हैं। तो अपनी उनकी जो समस्याएं थी उसका निराकरण वो स्वयं के स्तर पे करते थे। आज भी ये होता है, लेकिन अब जो है, पहले तो इस लेवल पे है, किसी के घर विवाह है तो सारे गांव के लोग समर्थन करते हैं। तो उसको अब दूध चाहिए, अब तो गांव में बहुत दूध है तो सब लोग क्या करेगा, 1-1, 2-2 टाइम का दूध उसको ले आकर के दे देगा, तो दूध खरीदा ही नहीं गया। अब बहुत अधिक जो है खाट की जरूरत है तो सबके घर 2-2, 3-3 खाट एक्स्ट्रा है तो वो सब लोग पहुंचा दिए और खुद ही ले गए। तो ये आत्मनिर्भर गांवों का व्यवस्था था। यानी आत्मनिर्भर का मतलब कि उनकी जो व्यवस्था है वो अपने स्तर पे। तो अब पता है कि एक सड़क बनानी है, तो अब सड़क बनाने के लिए पहले मिट्टी चाहिए, तो किसी ने कहा कि हमारे खेत से खोद लो। अब जो है सड़क बनाने के लिए मजदूर चाहिए, तो सब लोगों ने कहा कि एक दिन के लिए हम श्रमदान कर देते हैं। तो पूरे गांव के लोग आए, उन्होंने श्रमदान कर दिया, मिट्टी डाल दिया। अब पैसे का चंदा लगाकर ईंट खरीद लाए। तो इस तरीके से गांव भारत में आत्मनिर्भर थे। आपने इसको देखा होगा, अभी मंदिर के ही मामले में देख लीजिए, अब तो रोड कोई नहीं बनाता, नाला कोई नहीं बनाता, इसीलिए तो पंचायती राज है कि भैया गांव का रोड बन जाए, नाला बन जाए, खड़ंजा बन जाए, इस तरह की चीजें हो जाए जो गांव में व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी भी मंदिर के सिलसिले में क्या होता है, जब मंदिर बनाते हैं तो क्या होता है, गांव में चंदा लगता है, गांव में चंदा लगता है, सब लोग चंदा देते हैं, मंदिर बन के तैयार हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को सुलझा ले। अब देखिए, भारत के बारे में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी चार्ल्स मेटकाप 1830 में क्या कहता है, तो चार्ल्स मेटकाप यह कहता है कि भारत की ग्राम व्यवस्था असल में छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो भारत के जो गांव हैं वो असल में क्या हैं, छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वो खुद ही रिपब्लिक की तरह, वो खुद ही देश की तरह हैं। और आगे वो क्या कहता है कि जिनमें यानी उन जो भारत के गांव हैं उनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है। तो उन्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ उसी गांव में उपलब्ध है, तो वो गणतंत्र की तरह है। तो ये तो प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक धीरे धीरे व्यवस्था अंग्रेजी राज में छिन्न भिन्न होते रह गए। अभी क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, यानी अंग्रेजों के समय में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हुई। तो 1882 में लॉर्ड रिपन को उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, यानी कि भारत के विषयों में वो उदारवादी रहा। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को
भारत में प्रारंभ किया। तो इसीलिए हम लॉर्ड रिपन को क्या जानते हैं, तो लॉर्ड रिपन को हम जानते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड रिपन है। 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं का उसने विकास प्रारंभ किया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में हम जानते हैं कि प्रांतों में दो तरह की सरकारें प्रस्तावित हुई। एक सरकार जो गवर्नर जनरल के अधीन जिन विषयों पर शासन होना था उसको कहा गया आरक्षित यानी रिजर्व, और दूसरा हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट था यानी हस्तांतरित जो विषय था, उस विषय की अधिकारिता उस विषय में पंचायती राज को भी रखा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज को, स्थानीय स्वशासन को अधिक विस्तृत किया गया और इसको पूर्ण रूपेण राज्य का विषय बना दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान स्थिति में पंचायती राज किसका विषय है, जो 3 लिस्ट है ना, केंद्र की लिस्ट, राज्य की लिस्ट और समवर्ती सूची, तो किसका विषय है, तो आप कहेंगे कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ये तो अंग्रेजों के समय की बात हो गई। अब गांधी जी की बात करते हैं। तो गांधी जी का क्या विचार था, तो गांधी जी ये कहते थे कि हमें अमेरिकी मॉडल का शासन नहीं चाहिए, यानी अध्यक्षीय गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। तो न तो हमें ब्रिटेन की शासन व्यवस्था चाहिए, यानी जो वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली है, यानी जो संसदात्मक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी हमको नहीं चाहिए। तो हमें न तो अमेरिकी शासन व्यवस्था चाहिए, हमें न तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ग्राम स्वराज चाहिए। तो महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और हमें गांवों को ही आत्मनिर्भर बनाना है और गांवों को ही अधिक से अधिक शक्ति देनी है, और ताकि वो अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर कर लें। लेकिन हम जानते हैं कि भारत 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, भारत का विखंडन हो जाएगा, ये बड़ी चिंता थी। तो ना नेहरू जी, ना पटेल जी, ना डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से के इस विचार से इत्तेफाक रखते थे कि केंद्र को बहुत ढीला ढाला बनाया जाए और जो है ग्राम स्तर पर ही शक्तियों को अधिक से अधिक दिया जाए। हालांकि गांधी जी की बात रखने के लिए डीपीएसपी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के बारे में ही बात करता है। ठीक है, तो गांधी जी की इच्छा से डीपीएसपी आया और डीपीएसपी में जब वो आया तो नेहरू जी की सरकार ने इस पर काम शुरू किया। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया हम लोगों की कहानी, लेकिन ठीक है, सारी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। ठीक है, तो देखिए नेहरू जी की सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब प्रारंभ किया, 1952 में। इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये 1953 में, ये 2 प्रोग्राम प्रारंभ हुए। एक 1952 में हुआ, एक 1953 में हुआ। तो अब 1957 में ये जो दोनों प्रोग्राम हुए थे, इनकी प्रगति की जांच करने के लिए तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी 1957 में। बलवंत राय मेहता को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया और 1957 में ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने जो सुझाव दिया वो ये था कि गांव से जिले स्तर तक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। अब यह कहा गया इस समिति द्वारा कि सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन, निरीक्षण और उच्च स्तरीय योजना निर्माण का होगा और उनका संचालन स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इस तरह का मॉडल जो हम लोग आज देखते हैं। तो इन संस्थाओं में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए, तो कहने के लिए नहीं होना चाहिए। यह हम देखेंगे कि कहने के लिए ही चला जब तक 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन नहीं हो गया और ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया गया, तब तक इसी तरह से व्यवस्था चल रही थी। ठीक है,
तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस समिति के सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और औपचारिक रूप से नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की। तो आपसे पूछा जाएगा कहां से किया गया, तो राजस्थान से किया गया। जिला पूछे तो आप कहेंगे कि राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरू किया गया और इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद राजस्थान में पहले लागू हुआ, बाद में कहां हुआ, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 1963 में गुजरात, 1964 में पश्चिम बंगाल और इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब इसके बाद जनता पार्टी की सरकार में एक समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति। ठीक है, इस अशोक मेहता समिति को गठित किया गया 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उसने क्या कहा, तो पंचायत 2 स्तरीय हो। तो अभी बलवंत मेहता ने क्या कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है अशोक मेहता के द्वारा, तो पंचायत 2 स्तरीय हो, यानी मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, मंडल स्तर पर क्या हो, मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो, तो 2 स्तर हो, यानी इसमें से ग्राम का स्तर निकाल देना चाहिए, यह कहा गया। तो 2 स्तरीय का रिकमेंडेशन किस समिति द्वारा किया गया, अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया। 3 स्तरीय तो BR मेहता के द्वारा किया गया। मंडल पंचायत में यह बताया गया कि 15 से 20 हजार गांव होंगे, 15 से 20 हजार जनसंख्या होगी और 10 से 15 गांव होंगे। अब ये 15 से 20 हजार की जनसंख्या होनी चाहिए, अब इसमें 10 से 15 गांव भी हो सकते हैं, 20 से 25 गांव भी हो सकते हैं। इसके अलावा कहा गया कि पंचायतों के चुनाव दलगत हों और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले। एक बात कि पंचायतों के चुनाव दलगत हों, तो दलीय आधार पे हो। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि पंचायतों के चुनाव दलगत हो और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले। तो इसको क्या मिले, संवैधानिक दर्जा मिले, हालांकि बहुत बाद में मिल पाया। और पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्ति हो, तो इनके पास टैक्स वसूलने की शक्ति हो, आखिर पैसा होगा तभी तो ये काम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली नियंत्रित करने हेतु एक पंचायती राज मंत्री हो। अब डॉक्टर LM सिंघवी समिति, हम देखिए हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया है, क्योंकि पंचायती राज से जुड़ी हुई बहुत सारी समितियां हैं, ठीक है। तो डॉक्टर LM सिंघवी, तो पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव के लिए 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया और इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की, देखिए। तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, पहली बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हो, तो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हो, यानी पंचायतों का के 3 स्तर हो, ग्राम हो, मध्यवर्ती हो, खंड हो, प्रखंड हो, अंचल हो, अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है, और जिला परिषद हो। इसके अलावा पंचायत चुनाव नियमित तथा गैर दलीय आधार पर हो। अभी क्या था कि पंचायतों के सिस्टम अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे। अब कहीं पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी, कहीं 2 स्तरीय थी, कहीं 4 स्तरीय थी, कहीं पर जो है चुनाव 5 साल पे हो रहा था, कहीं पर एक बार हो गया तो फिर चुनाव ही नहीं हो रहा है, किन्हीं कारणों से वो चुनाव टलता ही चला जा रहा है। तो बहुत बड़े स्तर पर असमानता थी, कहीं जिला बहुत ताकतवर था तो कहीं प्रखंड बहुत ताकतवर था, तो कहीं गांव बहुत ताकतवर थे, ठीक है, गांव स्तर की पंचायतें। तो यह बात कहा गया। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का गठन हो और पंचायतों को करारोपण का अधिकार मिले। तो एक तो राज्य वित्त आयोग का गठन हो, आखिर पंचायतों को भी उनको कुछ जो है दिया जाए पैसा, तभी तो वो काम करेंगे। और इसके अलावा उनको टैक्सेशन का राइट्स दीजिए, तो कुछ सब्जेक्ट्स उनके हवाले कर दीजिए ताकि उनकी कुछ आय होगी तभी तो वो काम करेंगे। इसके अलावा गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत स्थापित हो, यह व्यवस्था डॉक्टर LM सिंघवी समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई। अब इसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायतों को, इसके लिए प्रयास किया, एक विधेयक लेके आए, लेकिन लोकसभा में वो पास हो गया, राज्यसभा में जो है वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद फाइनली BP नरसिम्हा राव, जो भारत के प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव के कार्यकाल में
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हो गया और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 अप्रैल। क्यों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो वो इसलिए कि ये 1993 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, ये जो अधिनियम पारित किया गया इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अब ये जो राज्य थे उनकी मर्जी पर यह विषय नहीं रह गया, अब स्पष्ट संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि भैया ये सब विषय हैं जो कि एकदम कंपलसरी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका प्रावधान संविधान में कर दिया गया। अब संविधान में कर दिया गया तो ये क्या है, ये एक मजबूत कड़ी बन गई। ठीक है, तो संविधान में कर दिया गया, तो संविधान में कहां किया गया, तो संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया संविधान में, भाग 9 को। इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक है पंचायतें, और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। तो पंचायतों में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं। इन 16 अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, तो इन 16 अनुच्छेदों में बताया गया है कि पंचायतों का गठन कैसे होगा, इनकी संरचना क्या होगी, पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा, पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, पंचायतों के उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये सब इन्हीं 16 अनुच्छेदों में बताए गए हैं। अच्छा, इस अधिनियम के तहत हमने देखा कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, तो इस अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। आपसे पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो आप कहेंगे पंचायतों से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में कुल पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय विस्तार से बताए गए। तो आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था कुल कितने सब्जेक्ट्स, तो आप कहेंगे 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 29। ये 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 243 जी से जुड़ी हुई है। किससे कहेंगे, अनुच्छेद 243 जी से जुड़ी हुई है। और इस अधिनियम के प्रावधान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक मैंने बताया आपको अनिवार्य यानी कंपलसरी, और दूसरा ऑप्शनल यानी ऐच्छिक। तो आइए पहले अनिवार्य देख लें। अब स्पष्ट रूप से समझिए, ग्राम सभा का गठन, तो ये आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा का गठन करना है। बिहार में तो 15 साल तक मुखिया का चुनाव नहीं हुआ, इस तरह की स्थिति थी। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ग्राम सभा का गठन करना होगा। दूसरा, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत होगा। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी राज्य हैं भारत में, उनमें त्रिस्तर होगा, यानी एक ग्राम का स्तर होगा, एक मध्यवर्ती स्तर होगा, हमारे यहां उसको ब्लॉक या खंड कहते हैं, कहीं पर अंचल बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन मध्यवर्ती समझिए, मिडल स्टेज पर। तो एक गांव हो गया, एक खंड या प्रखंड या ब्लॉक हो गया, और एक जिला हो गया। ये 3 स्तर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहां होना चाहिए। लेकिन अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वहां 2 स्तर ही हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रिक करके, तो आप ये जान लीजिए कि 20 लाख से अगर कम है राज्य की जनसंख्या तो वहां 2 स्तर भी रखा जा सकता है। लेकिन 20 लाख से अधिक है तो आपके लिए कंपलसरी है कि 3 स्तर होना चाहिए। अब आपके मर्जी पे नहीं कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, नहीं, ये बताया गया है, इतना ही होना चाहिए, यही रखेंगे ही आप। इसके अलावा पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, किंतु मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ध्यान से समझ लीजिए, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, यह कहा गया। अब ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है,
तो ग्राम प्रधान के चुनाव में उस ग्राम सभा के सभी लोग भाग लेते हैं, सभी लोग वोटर्स होते हैं, सबको ग्राम प्रधान को वोट देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। तो ग्राम प्रधान कैसे चुना गया? प्रत्यक्ष चुनाव से चुना गया। इसके अलावा ग्राम प्रधान के साथ ही कुछ जो है वार्ड मेंबर्स चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो वार्ड मेंबर्स मिलकर के ग्राम प्रधान को नहीं चुनते हैं, बल्कि ग्राम प्रधान को जनता चुनती है। तो ये दोनों अलग अलग चुनाव हो गए। लेकिन अब बड़े स्तर पे जाएंगे, जिला परिषद की बात करेंगे। या जिला परिषद की, तो जिला परिषद में क्या होता है? पूरे जिले में जिला परिषद का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। पूरे जिले में जो है जिला परिषद के सदस्यता के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। और ऐसे बड़ा जिला है तो 80 लोग हो गए, छोटा जिला है तो 25 लोग हो गए, 30 लोग हो गए, इनको जिला परिषद सदस्य कहा जाता है। ये जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये चुनाव क्या हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और जो डायरेक्ट प्रधान होकर क्या रहा है तो प्रत्यक्ष। तो ये कहा जा रहा है कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो यानी ग्राम पंचायत की बात हो रही है, यहाँ वार्ड मेंबर हो चाहे प्रधान हो वो डायरेक्ट चुन करके आएगा। लेकिन जो मध्यवर्ती स्तर है यानी प्रखंड है, तो प्रखंड में क्या होता है? बीडीसी होते हैं, उनको कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे एक ब्लॉक में 60, 70, 80 क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। वो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य मिल करके अपने में से ही एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष होगा। इसके अलावा कहा गया कि सभी स्तरों पर एससी और एसटी के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। अब यहां पर एक फैक्ट जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां एससी के लिए पंचायतों में कोई आरक्षण नहीं, ठीक है, ये तथ्य जान लीजिए। तो एससी एसटी के लिए आरक्षण होगा और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा। महिलाओं के लिए कितना होगा? तो ये कंपलसरी है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा। इसके अलावा 5 वर्षीय कार्यकाल होगा और विघटन की अवस्था में 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। तो कितना होगा कार्यकाल इन संस्थाओं का? तो 5 वर्ष होगा। और अगर विघटन हो गया किसी भी कारण से तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कराया जाएगा। यही राज्य निर्वाचन आयोग इन पंचायतों के चुनाव को कराएगी। इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होगा ताकि किस तरीके से शेयरिंग हो, इनको कितना हिस्सा दिया जाए, इसके लिए पंचायतों को। और इस चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया आपको। तो ये सब क्या है? ये सब जो हमने पढ़ा वो कंपलसरी थे। अब ऐच्छिक क्या है? तो विधायकों और सांसदों को मध्यवर्ती या जिला स्तर पर पंचायतों में सदस्यता देना है या अथवा न देना, तो ये विधानमंडल के अधिकार में है कि भाई विधायक को जो उस क्षेत्र से है उसको स्थान देना है कि नहीं, मतलब एक मानद मेंबर नहीं बना लेते हैं उस तरह से। इसके अलावा ओबीसी हेतु आरक्षण की व्यवस्था, तो एससी एसटी और महिलाओं के लिए तो अनिवार्य है, लेकिन ओबीसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ओबीसी की आरक्षण के लिए यह कह दिया गया कि उस राज्य के विधानमंडल समझे कि उसको क्या करना है। यह अधिकारिता किसको दे दी गई? राज्य के विधानमंडल को दे दी गई। यह ऐच्छिक विषय हो गया। तो उत्तर प्रदेश ने क्या कहा कि भैया हम पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण देंगे, तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। अगर राज्य सरकार डिक्लाइन कर देती कि नहीं हम ओबीसी को नहीं देंगे तो कंपलसरी नहीं था, लेकिन एससी एसटी और वुमेन्स ये जो है कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा पंचायतों को कराधान की शक्ति और विषयों का निर्धारण, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, तो सबसे पहले ग्राम सभा की बात करें तो इसे पंचायती राज प्रणाली की नींव कहा गया है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली की नींव किसे कहा गया, तो आप कहेंगे ग्राम सभा को। तो यह ग्राम सभा का मतलब क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत के कार्य क्षेत्र के अधीन पंजीकृत मतदाताओं से निर्मित एक संस्था है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। तो अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। और इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड यानी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कुछ भी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद
243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद 243 के संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग से, और राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन नियुक्त करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को, तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें तथा कार्यकाल आदि का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा होता है। तो एक राज्य निर्वाचन आयुक्त जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, तथा निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें तथा कार्यकाल आदि का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, एक बार राज्यपाल महोदय ने निर्वाचन आयुक्त को चुन लिया, नियुक्ति कर दी, तो फिर अब आगे देखिए, किंतु उसकी नियुक्ति के पश्चात उसे उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया का पालन न कर लिया जाए। तो यह क्यों व्यवस्था दी गई है? अब राज्यपाल नियुक्त करेंगे, इसका मतलब क्या है? सत्ताधारी जो दल है उस राज्य में वही रिकमेंडेशन करेगा, तो वही ना राज्यपाल नियुक्त करेंगे, वो तो अपने मन से करेंगे नहीं। अब जिस व्यक्ति को सत्ताधारी दल नियुक्त कर रहा है और उसको उसी को हटाने की भी शक्ति दे दी जाए, तो ये तो हमेशा खतरे में रहेंगे। तो एक बार नियुक्ति तो हो गई, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकदम असंभव के समान की प्रक्रिया है। तो यह कहा गया कि कोई दबाव में नहीं आएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त सत्ताधारी दल के। कहां से दबाव में आएगा भाई? आप उसको हटा ही नहीं सकते हैं। उसको हटाने के लिए इतना बड़ा पहाड़ हटाना है जो आपके सामर्थ्य में ही नहीं है। तो ये सुचितापूर्ण चुनाव हो, फेयरनेस हो चुनाव में, इसके लिए किया गया है। इसके अलावा तो क्या कार्य है? पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना। अभी तक निर्वाचन नामावली जो है वो एमपी एमएलए के चुनाव में एक होती है और पंचायत चुनाव में अलग होती है, सभी लोग इस बात को जानते होंगे। तो निर्वाचन नामावली तैयार करना, राज्य में पंचायत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के सभी अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो इसका जिक्र हुआ है अनुच्छेद 243 आई में। तो अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा हेतु एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और यह निम्न सिफारिशें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? तो राज्य के द्वारा निर्धारित करों और शुल्कों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर शुल्क आदि, और राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान आदि। ठीक है। तो यह हुआ राज्य वित्त आयोग। पंचायतों का लेखा परीक्षण, तो इससे संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 जे में, और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा। अब देखिए, हमने बात किया था ना 11वीं अनुसूची के विषय, हमने क्या देखा था कि कुल 29 विषय इसमें बताए गए हैं स्पष्ट रूप से। तो उसकी लिस्टिंग यहां पे दी गई है। मुझे नहीं उम्मीद है कि इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे, तो मान लीजिए अगर इससे प्रश्न भी आ गया तो आपको समझ में आएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है 11वीं अनुसूची? तो ये अनुच्छेद 243 जी से जुड़ा हुआ है। कुल विषय कितने हैं? 29 हैं। अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, इसका एक फंडामेंटल आइडिया आपको हो जाए, इसलिए यहां पे पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 243, ठीक है, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें कितने जो है प्रावधान किए गए हैं और हमने क्या क्या पढ़ा। हमने उसी तरीके से पढ़ा, बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास किया कि जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को हम समाहित कर लें। ठीक है। और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लें। जो उतना बड़ा मोनोलॉग मेरा चला करीब 15-16 मिनट का, उसमें सब प्रश्न थे। आप जब घटना चक्र उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 243 क्या बात करता है? परिभाषाएं बताता है ये पंचायतों की। अनुच्छेद 243 ए ये ग्राम सभा की बात करता है।
अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में स्थानों का आरक्षण कैसे होगा, हमने देखा ना, SC, ST, OBC, वुमेन। 243 ई बात करता है कि पंचायतों की अवधि क्या होगी, तो 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 F में लिखा है कि क्या अनहरताएं होंगी। अनुच्छेद 243 G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व बताए गए हैं। अनुच्छेद 243 H में पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 I, इसको हमने पढ़ा, वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 243 J पंचायतों का लेखा परीक्षण, इसकी भी बात की। अनुच्छेद 243 K राज्य निर्वाचन आयोग की बात की। अनुच्छेद 243 L संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 M कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, उसके लिए पेशा आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 N पूर्व विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता और चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, इसके लिए विधानमंडल व्यवस्था बनाए। ठीक है, तो अब जो है आइए पेशा अधिनियम को पढ़े। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 आए, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं पेशा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। तो ये क्या है, तो इस पेशा के माध्यम से उन क्षेत्रों को भी पंचायती राज अधिनियम में सम्मिलित किया गया जो पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेशा के माध्यम से क्या हुआ, तो पेशा के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम को उन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया जो पूर्व में इसमें सम्मिलित नहीं थे, इसके लिए विशेष तरीका बनाया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य स्थानीय शासन के विचार को भारत के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करना। तो इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के प्रावधान 8, वर्तमान में 10, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में इसको विस्तारित किया गया, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। तो राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में इसको विस्तारित किया गया पेशा के माध्यम से। तो पंचायतों से देखेंगे तो इसमें जो है बहुत अधिक अधिकार दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, देखिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि विषयों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। तो इतना मजबूत ग्राम सभा है कि भूमि अधिग्रहण होगा, पुनर्वास कैसे होगा, इस विषयों में अनिवार्य परामर्श, अनिवार्य लिखा, अनिवार्य परामर्श, यानी इसी के परामर्श को माना भी जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभाएं एवं पंचायतों द्वारा लघु खनिजों के लिए लाइसेंस। तो आप समझिए, जो है केंद्र और राज्य की सरकारें इस तरह का लाइसेंस जारी करती हैं, ये ग्राम सभा के लिए लिखा गया है। तो लघु खनिजों के लिए लाइसेंस, पट्टा रियायत देने के लिए अनिवार्य सिफारिश करने का अधिकार, मादक द्रव्यों की बिक्री, मादक द्रव्य में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे शराब समझिए, तो शराब की बिक्री होगी नहीं होगी, इसके को भी डिसाइड करेगी ग्राम सभा। आप समझिए कितना बड़ा अधिकार है ये। इसके अलावा लघु वनोपज का स्वामित्व और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन और भूमि हस्तांतरण को रोकना तथा हस्तांतरित भूमि की बहाली आदि। ठीक है, ये अब आगे देखें तो इस अधिनियम का महत्व क्या है। तो वनवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना में कमी आई, तो इनको भी लगेगा कि हम शासन की व्यवस्था में आ गए हैं और इनको इनके राइट्स मिल जाएंगे ना। देखिए कितने राइट्स दिए गए थे, तो इनको लगेगा हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। और इनका जो नारा था जल जंगल जमीन, तो इनको लगेगा कि जल जंगल जमीन जो हमारे पास है वो हमारी ही है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण व प्रबंधन से इनके आजीविका में सुधार होगा। जनजातीय लोगों के शोषण में कमी आएगी। तो शराब की बिक्री को क्या कहा गया कि यही रेगुलेट करेंगे, तो शराब पिलाकर खेत लिखवा लेते थे। इसके अलावा ग्रामीण हाट बाजार आदि पर भी इनका नियंत्रण होगा। इसके अलावा भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी, तो जनजातीय से गैर जनजातीय को जो भूमि हस्तांतरित हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद ये है कि इसका क्रियान्वयन कैसे नहीं हुआ, ये प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। ठीक है, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। तो हमने देखा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग 9A जोड़ा गया और पंचायतों में भाग 9 को जोड़ा गया, और जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। ठीक है,
और इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ किए गए हैं? 243 पी से 243 जेड जी तक किए गए हैं और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यप्रणाली के 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय हैं आपसे पूछा जाएगा? 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो आप कहेंगे 18 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का उल्लेख है? 18। तो आइए जो है 18 विषय को देख लीजिए। नगरीय योजना, शहरी योजना सहित आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें, पुल, विद्युत, काजी हाउस, पशुओं की प्रतिकूलता का निवारण, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, 18 सब्जेक्ट हैं। आपको यही याद रखना है। मोटे तौर पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, लेकिन इससे प्रश्न उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के गठन, तो ये जो है 243 क्यू में बताया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं के 3 स्तर का गठन किया जाएगा। पंचायतों में भी 3 और नगर पालिकाओं में भी 3। क्या है ये समझिए। तो नगर पंचायत पहला होगा, नगर पंचायत यानी ये सबसे छोटी इकाई है, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित क्षेत्र। तो कोई होता है ना, हमारे यहाँ मार्केट होती है, तो वहाँ भी वो भी एक तरह से ग्राम के तरह ही ट्रीट होता है, लेकिन जब वो मार्केट थोड़ा बढ़ने लगती है तो फिर उसको जो है नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है। फिर वहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो है नगरीय स्थानीय निकायों का चुनाव होता है और जो जीतता है उसको नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नगर पालिका परिषद, तो जो छोटे जिला हैं वो सब नगर पालिका परिषद है, छोटे शहरी क्षेत्र, और नगर निगम जो एकदम बड़े हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। ठीक है, तो बड़े शहरी क्षेत्र महानगर, तो है सब व्यवस्था एक ही, छोटे स्तर पे है तो उसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? नगर पंचायत। थोड़ा बड़े व्यवस्था पे है तो कहेंगे नगर पालिका परिषद, उससे बड़ा है तो कहेंगे नगर निगम। तो नगर निगम सबसे बड़ा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इसके बाद नगर पालिकाओं के संरचना की बात करेंगे, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 243 आर में किया गया है। तो कहा गया है कि नगर पालिका के सभी सदस्य उस नगर पालिका के क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। किसके बारे में? नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष, तो नगर पालिका के सभी सदस्य की बात हो रही है। ठीक है, चुने जाएंगे। इस हेतु प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों में बांटा जाएगा। जैसे एक शहर है लखनऊ, अब लखनऊ को जो है पता चला कि 100-150 वार्ड्स में बांट दिया गया, तो 10-20-25 कॉलोनियों को मिला के एक वार्ड, 50 कॉलोनियों को मिला के दूसरा वार्ड, तो ऐसे बांट देंगे। ठीक है, और नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होगा? तो मतलब ये तो कह दिया गया कि नगर पालिका के सभी सदस्य, तो जो वार्ड आपने बांट दिया, मान लीजिए लखनऊ को 150 वार्ड में बांट दिया, तो अब 150 वार्ड मेंबर्स चुने जाएंगे। ठीक है, ये होगा 150 वार्ड मेंबर्स चुने जाएंगे। तो यहां यह कहा जा रहा है कि वार्ड मेंबर तो प्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे, सीधा वोटिंग से आएंगे, लेकिन जो मेयर चुना जाता है, हम जानते हैं ना लखनऊ का मेयर, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम मेयर भी कहते हैं। तो ठीक है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होगा। ध्यान दीजिए, तो नगर पालिका के सभी जो सदस्य हैं वो तो प्रत्यक्ष जनता से चुन करके आएंगे, यह कहा गया है, लेकिन नगर पालिका का अध्यक्ष कैसे आएगा, नगर निगम का अध्यक्ष कैसे आएगा चुन करके, यह व्यवस्था विधानमंडल करेगा उस राज्य की। तो यूपी में क्या है कि भाई सदस्य भी चुन के आएगा और मेयर भी जनता से सीधे चुन करके आएगा। तो यह किया जा सकता है, विधानमंडल चाहे कि नहीं भाई जो ये 150 सदस्य पूरे लखनऊ से चुन के आए हैं यही मेयर का चुनाव कर दें। ठीक है, तो ये अधिकारिता। इसके अलावा राज्य विधानमंडल को यह शक्ति होगी कि वह निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। जैसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को मतदान अधिकार के बिना सदस्यता दे सकता है। इसके अलावा लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता है, मोदी जी वाराणसी संसदीय सीट से हैं, तो वाराणसी जो नगर निगम है उसका मेंबरशिप मोदी जी को वाराणसी नगर निगम दे सकती है। इसके अलावा राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो उनको भी दिया जा सकता है।
तो वार्ड समितियों के अध्यक्ष यहां लिखा गया। तो वार्ड समिति क्या है ये समझ लीजिए। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसके अनुसार 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा और वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र, कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व क्या है, तो इनकी शक्ति क्या है, इनका उत्तरदायित्व क्या है, तो इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 में। किसका उल्लेख किया गया है, तो नगर पालिकाओं की शक्तियों और इनके उत्तरदायित्व के बारे में। ठीक है, तो इसके अनुसार राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण की शक्ति रखते हैं। तो इसके अनुसार नगर पालिका की अग्रलिखित शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे क्या क्या, तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना जो उन्हें सौंपे गए हैं, जिनमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, अब नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े प्रावधानों की बात करें तो अब इसमें हमने वो नहीं देखा कि कितने उम्र पर होना चाहिए। तो जैसे पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष है, उसी तरह नगर पालिका है, उसी तरह से वित्त आयोग है। ठीक है, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 में राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर संग्रहित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243 इनकी आय कहाँ से होगी, तो ये क्या कर सकते हैं, तो पथकर लगा कर सकते हैं, कुछ कर लगा सकते हैं। हम जानते हैं ना, हाउस टैक्सेस लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से शहरों में। तो अनुच्छेद 243 कहता है कि पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। तो जो राज्य वित्त आयोग है वही नगर पालिकाओं के भी वित्त स्थिति की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो राज्य एवं नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाला सहायता अनुदान। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले लेखों और ऐसे लेखों की संपरीक्षा का प्रावधान करे। यह 243 है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा राज्य में नगर पालिका निर्वाचन अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के सभी अधिकार किसके पास है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। जो पंचायत के लिए चुनाव कराता है वही है। अब देखिए, ये तो बात हो गई। अब जिला योजना समिति की बात करते हैं, इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 में। क्या है जिला योजना समिति, तो अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। तो जिला लेवल पे, तो जो जिले के पंचायतों, अब जिला योजना समिति पंचायत और नगर पालिका से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो जो जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। इस समिति में सदस्यता से प्रश्न पूछा गया है। तो इस समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना कैसे होगी, अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, क्या विधि होगी, उसके कार्य आदि के लिए प्रावधान करेगा। ये राज्य विधानमंडल को शक्ति है। इसके अलावा महानगर योजना समिति उसी तरह से, तो इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 में। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, यह कहा गया, जिसका प्रमुख कार्य होगा संपूर्ण महानगर हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। और इस समिति में यानी महानगर योजना समिति में 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपनों में से चुने जाएंगे। और राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा महानगर योजना समिति की संरचना, उसके स्थानों को भरे जाने तथा उसके अध्यक्षों के निर्वाचन की विधि तथा उसके कार्यों आदि के लिए प्रावधान करेगा। ये हो गया महानगर योजना समिति। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार सरसरी निगाह से देखें। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो उसको टिक लगा करके आप जो है याद रख सकते हैं। सबसे तो प्रश्न नहीं पूछेगा, जो महत्वपूर्ण है और जिसको हमने डिस्कस किया है अभी पूर्व में इसको पढ़ते हुए, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, पूरी लिस्टिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन
को हमने पढ़ा, पंचायतों को हमने पढ़ा, नगर पालिकाओं को हमने पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।